एक कराची शायरा का मंसब था। और हमेशा की तरह आज भी जरीन को कुप्पो के घर छोड़े यूनिवर्सिटी गई और वापसी पर वो जरीन को साथ लिए वापस घर जा रही थी। 2.5 साल जरीन फ्रंट सीट पर बैठे हुए सो गई थी। वो अक्सर इस टाइम सो जाती थी। माही ने एक नजर मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर दोबारा वो ड्राइंग रूम तरफ मुतवजा हो गई। माही की ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। चूंकि घर में कोई नहीं होता था, इसलिए वो जरीन को फुप्पो के घर छोड़ रखी थी। वहाँ फुप्पो और उनकी बेटी जरीन के साथ काफी खुश रहते। जरीन भी उनके साथ काफी खुश रहती थी। इस तरह उसका टाइम गुजर जाता था। वो कुछ आगे गई तो देखा एक लड़की परेशान सी एक कार के पास खड़ी है। माही को देखते तो हाथ हिलाया तो माही ने गाड़ी रोकी। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? माही के सवाल पर उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया। वो एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकती है? वो मेरे शौहर कॉल पर बात करते इस तरफ गए। अभी तक आए नहीं, बस उनका इंतजार कर रहे। ऊपर से कार भी स्टार्ट नहीं हो रही। माही ने इस बात में सर हिलाया, उसकी गाड़ी स्टार्ट करने में हेल्प की। कुछ देर गुजरी जब एक शख्स इन दोनों की तरफ बढ़ता हुआ आया। माही को एक अजीब से एहसास के आम गिरा। से लगा जैसे सालों बाद उसने हवाओं में एक खुशबू को महसूस किया। ये एहसास माही एक लम्हे के हजारों हिस्से में पहचान ली। उसने एक झटके से दाएं तरफ अपना चेहरा हुआ। सामने से एक शख्स कदम कदम चलता आ रहा था। जैसे ही माही की नजर उस शख्स के चेहरे पर गई, माहू को लगा वो कभी सांस नहीं ले पाई। उसे दुनिया में इससे ज्यादा हसीन मर्द नहीं देखा था। उसे अपने इर्द गिर्द तक कुछ साकित होता महसूस हुआ। कोई हरकत कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। माही की सारी दुनिया रूठ चुकी थी। माही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सालों बाद इस शख्स को लाखों के मजमे में पहचान सकती थी। उसके होंठों से सरकोशी नुमा आवाज थी, अहमद। असाम अहमद, एएसपी किसावत पर। वो जिंदा था। वो शख्स कदम कदम चलता उन दोनों की तरफ आ रहा था। उसकी चाल आज भी वैसी थी। वो लाइट पर्पल कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन को मलबूस था। सर के बाल कुछ बड़े हुए थे और अब कान के लोगों को चीर रहे थे। काली आंखों पर नजर का चश्मा लगा रखा था। शेव भी काफी बड़ी की, जैसे कुछ दिनों से की न हो। उस शख्स का हुलिया बहुत ज्यादा बदल गया था, मगर वो माही थी। उस शख्स को सालों बाद भी लाखों के मजमे में सुनसान सड़क पर किसी भी वीडियो में पहचान सकती थी। माही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो दीवानों की तरह बस उस शख्स को देखे जा रही थी। सालों बाद कुछ सुकून था जो माही की आंखों में उतरा। माही को लगा शायद वो कभी हिल ना पाएगी। उसे अपनी आंखें बार बार धुंधली होती नहीं सी। वो बार बार अपनी आंखों को साफ करके इस शख्स की दोबारा देख रही थी। भला आखिर फासला खत्म हुआ। वो शख्स उसके करीब आ गया था। माही ने अपने दिल की कैफियत को किस तरह काबू किया सिर्फ वही जानती थी। ये कैसी हकीकत थी? माही को लगा दरमियान से गुजरे माउंट साल गायब हो गए। वो मैरिज हॉल में नीली मैक्सी में खड़ी थी और वो शख्स नीले रंग के 3 पीस सूट पे उसके सामने चलता आ रहा था। माही को अब की बार मंजर बदलता हुआ महसूस हुआ। अब वो पुलिस स्टेशन में खड़ी और वो शख्स उसके सामने खड़ा। माही ने बहुत मुश्किल से अपने कदमों को हरकत दी और कदम कदम चलती इस शख्स की जाने पड़ी। माही को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। भले आखिर फासला खत्म हुआ और वो शख्स उसके बहुत नजदीक पहुंच गया। माही ने अपना हाथ खिलाना चाहा, मगर उसका सारा हाथ कांप रहा था। उसने अपना वही कपकपाता हाथ उठाया और बहुत मुश्किल से उसके कंधे तक लाई। उसने इस तरह के कंधे को छुआ जैसे वो छूने के बाद कहीं गायब न हो जाए। मगर ये क्या, वो शख्स तो गायब नहीं हुआ। माही ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ये लम्स वो हजारों सालों बाद भी नहीं भूल सकती थी। ये लम्स उसके अहमद का था। उसका हाथ बेखटार इस शख्स के चेहरे पर गया। माही ने उसकी आंखों में देखा। ये आंखें उसकी शोर की आंखें नहीं थी। यकीनन उसने लेंस लगा लिए थे। वो बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था और माही धुंधली होती बसीरत के साथ उसे देखने लगी। माही का सारा जिस्म कपकपाना शुरू हो गया और बहुत मुश्किल से अपने कदमों के सहारे खड़ी थी। उसका जफ्त खत्म हो रहा था और फिर वो ऊंची आवाज में रोने लगी। वो यकीन कर रही थी कि ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। माही किसी कटी ढाल की तरह आगे बढ़ी और एक झटके से उसके सीने से लगी। हाँ, ये वही सुकून था जिसे इस लम्स ही मिलता था। उसे कोई शक नहीं हो रहा था, उसे यकीन हो गया था उसका अहमद ही है। माही फूट फूट कर रो पड़ी। माही ने हमेशा की तरह एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा, दूसरे हाथ से उसे सीने पर मुक्के मारने लगी। अपने अंदर मौजूद सारा गुबार बाहर निकालने लगी। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर अहमद? क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? वो रोते हुए बोली थी। उस शख्स ने माही को दोनों कंधों से पकड़ा और खींच कर खुद से दूर धक्का दिया। माही हैरान रह गई, वो यकीन न कर पाई। उस शख्स आंखों में गुस्सा लिए माही को घूमने लगा। माही को यकीन ना आया कि उसके अहमद ने खुद से दूर किया। ये क्या बदतमीजी है? वो अजनबी लहजे में गुस्से से बोला। उसकी आवाज आग भी वैसी, कानों को सुकून खिंचाने वाली। माही का दिल पक कर रह गया। अहमद, ये क्या हो गया आपको? मैं आपसी माँ हूँ।
वो आंसुओं के दरमियान मुश्किल बोल पाई, क्योंकि उसे प्यार से हमेशा से माँ कहता था। माही ने गौर से इसकी आंखों में देखा, मगर वहां शनासाई की कोई रमक नहीं थी। कौन अहमद, कौन माँ, मैं आपको नहीं जानता मिस। और माही को लगा उसकी सांसों की डोर अपने हाथों से कांप रहा है। वो दोबारा उसके सीने से लुपक के, नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे अहमद हैं। उसने दोबारा माही को खुद से दूर धक्का दिया। वो चंद कदम दूर हो गई। माही की आंखें धुंधली हो रही थी। शर्म नहीं आती इस तरह बीच रास्ते में किसी गैर मर्द से चिपकते? हुलिये से तो तुम शरीफ लगती हो, इस तरह सड़क पर खड़े होकर मर्दों पर डोरे डालते शर्म आनी चाहिए। वो सर्द लहजे में दहाड़ा। माही को लगा जैसे उसके कानों में पिघलता हुआ सीसा अंडेल रहा हो। माही के अंदर बाहर गुस्सा भर गया, और फिर वो हुआ जो माही ने खुद कभी नहीं सोचा था। माही का नाजुक हाथ उठा और सामने खड़े शख्स के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। और अब की बार माही ने उसकी आंखों में हैरत उभरते देखी। शर्म आनी चाहिए आपको मेरे बारे में इस तरह की बकवास करते हुए। गैर मर्दों की बात करते हैं, शायद आपके दिमाग पर चोट लग गई है, इसलिए भूल गए हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ, कोई गैर नहीं। शौहर हैं आप मेरे। माही ने उसकी शर्ट को गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा और गुस्से से फट पड़ी। अचानक किसी ने माही को जोर से धक्का दिया। वो अपना बैलेंस बरकरार न रख पाई और सीधी सड़क पर जा गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर पर हाथ उठाने की? माही ने चेहरा उठाकर देखा। वो लड़की जिसने माही से मदद ली थी, वो माही पर चिल्ला उठी। माही को लगा आसमान उसके सर पर फट पड़ा हो। वो दोबारा खड़ी हुई और हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। तुम्हारा शौहर? वो उंगली अहमद की तरफ किए पूछने लगी। माही के लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। हाँ, ये मेरा शौहर है। तुमसे मदद क्या मांग ली? तुम तो मेरे शौहर पर हाथ उठाने पहुंच गई। मैं एक कॉल सुनने थोड़ी दूर गई। तुम्हारे सामने होती तो तुम्हें ये मौका भी ना देती। और माही को लगा कि किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसे लग रहा था वो लड़की उसके कानों में सूर फूंक रही है। उसे बेयकीनी से अहमद की जानिब देखा, जिसकी आंखों में अब भी बेतासुर थी। माही ने मायाकान की अंदाज में नफी में सर हिलाया। बकवास, सब बकवास। ये तुम्हारा नहीं, मेरा शौहर है। माही गुस्से से चीखी। उसने दोबारा अहमद को कॉलर से पकड़ कर झिझोरा। अहमद, आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं? बताए ना सच। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी माँ। कह दे ये औरत झूठ बोल रही है। आप सिर्फ मेरे हैं। अपनी माँ को प्लीज सच बता दे, मेरा दिल फट जाएगा। उस शख्स ने अपने दोनों हाथों से माही के हाथ अपने कॉलर से हटाए और उसे दोबारा धक्का देने वाले अंदाज में खुद से दूर किया। मैं हारिस शिराजी हूँ, कोई हसाम अहमद नहीं, और ना ही मैं किसी माह को जानता। और दूर रहो मुझसे। मैं सिर्फ अपनी बीवी का वफादार हूँ। मेरी सिर्फ एक बीवी है जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। अजीब पागलपन है। वो झंझला कर बोला और माही पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। माही को लगा जैसे वो आसमान से जमीन पर पटक दी गई हो। वो पाश पाश हो गई। इतना बड़ा धोखा! वो शख्स उसकी आंखों में आंखें डाले झूठ बोल रहा था। माही को लगा जैसे उसे मौत का परवाना सुना रहा हो। ये वो शख्स नहीं था। इसने सारे खानदान के खिलाफ जाकर माही से शादी की थी। ये शख्स तो आज इसे पहचानने से इनकार कर चुका था। ये वो अहमद नहीं था जिसके साथ माही ने 1 साल गुजारा था। इस शख्स का लहजा बहुत बदल गया था। ये तो कोई और ही शख्स था। माही का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उसके सारे अल्फाज खत्म हो गए। आसमान पर बादल इतनी जोर से गरजे जैसे कि झूठ बर्दाश्त न कर पाए हों। माही पत्थर होती उस शख्स को हैरानी से देखती रही, और वो शख्स दूसरी शादी कर चुका था। माही ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बहने लगे। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। धोखा, इतना बड़ा धोखा! वो रोती हुई नफी में सर हिलाने लगी। वो दोनों जो उसे देख रहे थे सर झटकते हुए गाड़ी की जानी बढ़ गए, और माही पूरे कदम से जमीन पोंछ हुई। वो दोनों हाथ सड़क पर मारती बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अहमद। आप कभी मुझे धोखा देकर किसी और के नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ आप ये अहमद हैं। वो पागलों की तरह चीखी। उन दोनों ने आखिरी नजर उसे देखा और गाड़ी सड़क पर भगाकर जा बचा। और माही को मंजर बदलते महसूस हुए। उसे पुलिस स्टेशन में रोते हुए छोड़कर जा रहा था, और एक बार फिर से रोता बलकता छोड़कर चला गया। और हमेशा उसे छोड़कर चला जाता था। उसके लिए माही को छोड़ना आसान था। आज वो माही की सांसों को दौड़ को अपने हाथों से काट कर गया था। वो उस सुनसान सड़क पर चीख चीख कर रोती रह गई। देखते ही देखते आसमान बरसना शुरू हो गया। आसमान भी उसके गम में रो पड़ा। वो वहीं सड़क पर गिरी भीगती हुई लौटती रही। अब तो बारिश का पानी उसके चेहरे पर पड़ रहा था, जिसने माही के आंसू छुपा दिए। सुनसान सड़क पर उसकी चीखों पुकार दूर दूर तक जा रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। हसाम अहमद और माही दोनों कसन थे। वो चाचा और तायाजाद थे। हसाम की माँ उसकी शादी अपनी बांजी से करना चाहती थी, मगर वो माही से मोहब्बत करता था, इसलिए सारे खानदान के खिलाफ जाकर उसने माही से शादी की। उसके बाद उसकी माँ नाराज हो गई, इसलिए वो लाहौर से कराची आ गया, क्योंकि उसका यहाँ पर तबादला हो गया था। वो एएसपी था। उसे शादी के 6 माह तक माही को किसी शहजादी की तरह रखा।
और उससे बहुत मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत कि शायद माही ने कभी ख्वाब में भी सोचा ना हो। मगर 6 माह बाद एक कार एक्सीडेंट में हसाम की मौत होगी। क्योंकि वो शहर का एएसपी था, इसलिए उसके दुश्मनों ने उसे एक केस में फंसाने की कोशिश की। उस दिन उसकी कोर्ट की सुनवाई थी। माही उस दिन पुलिस स्टेशन में उसके केबिन में मौजूद थी और वो बहुत रो रही थी। और माही को हौसला दिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। उसके बाद रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला किए जला डाला। वो दिन गया और आज का दिन, पूरे 3 सालों बाद आज उसे माही ने देखा था। हसाम की मौत के बाद उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली थी। ये जानकर वो बहुत रोई। उसे पागलों की तरह हसाम से मोहब्बत की थी। उसके जाने का गम उसे जिंदगी से बहुत दूर ले गया था। क्योंकि इसी शहर में हसाम और माही की फूफो भी रहती थी, इसलिए उन्होंने माही को संभाला। उन्होंने बहुत समझाया कि अब उसे और अपने बच्चे का खुद ख्याल रखना है। फूफो के समझाने पर उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। वो पहले भी पढ़ रही थी, मगर हसाम की मौत के 6 महीने बाद जाकर उसने दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। फिर जब उसकी जिंदगी में जरीन आई तो उस दिन वो फूट फूट कर रोई थी। हसाम अहमद की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने अपनी जात को जरीन तक ही महदूद कर लिया। वो इसके अहमद की परछाई थी, इसलिए माई को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। मगर आज उसे समझ आ रही थी उसे हसाम के जिंदा होने की खुशी मनानी चाहिए, या फिर इस बात पर मातम कि उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर चुका। वो नहीं जानती थी कि वो कितने घंटे वहां बैठी रोती रही। उस शख्स का धोखा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। अचानक उसे अपनी बेटी याद आई। वो अपने सुन जिस्म को हरकत देते हुए उठी और खुद को घसीटती गाड़ी तक लाई। माही पूरी बारिश में भीग चुकी थी। उसने देखा जरीन सो रही थी। उसे बेसाख्ता शुक्र का सांस लिया। उसकी जिंदगी में जो तूफान आया उसकी बेटी उससे बेखबर ही रही। वो गाड़ी में आकर बैठी, एक नजर अपनी मासूम बेटी को देखा। उसके नक्श नैन बिल्कुल अहमद जैसे थे। उसका बाप उसकी जिंदगी में कहीं नहीं था। वो जो कल तक अपनी बेटी को कहती थी कि उसका बाप मिशन पर गया है और बहुत जल्द वापस आएगा, अब वो अपनी बेटी को क्या बताएगी कि उसका बाप उसकी माँ को इस हालत में छोड़कर गया था, जब एक बीवी को सबसे ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है। उसे याद आया वो इन 3 सालों में उस शख्स की जुदाई में कितना रोई थी। आज वो शख्स जिंदा उसके सामने खड़ा था, मगर वो किसी और का हो गया और माही अनजान बनी, खाली हाथ रह गई। माही का सारा जिस्म कांप रहा था। सिर्फ ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी हिचकियों का गला घोटा। वो जिस शख्स की जिंदगी के 24 साल इश्क करती आई थी, आज उस शख्स ने माही को जिंदा दरगोर कर दिया था। हाँ, यही सच था। 24 साल माही ने अपनी जिंदगी में बचपन से ही हसाम से मोहब्बत की थी। बल्कि मोहब्बत नहीं, वो तो उससे इश्क करती आ रही थी। और ये बात हसाम बहुत अच्छे से जानता था कि वो इसके इश्क में किस हद तक पागल है। वो बेआवाज रोती रही। बाहर बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। जब तक उसे ये मालूम था कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, तब रोना आसान लगता था। मगर उसके जिंदा होते वो कैसे उसे मुर्दा समझकर रोई। वो आज माही को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंक चुका था। क्या वो सारी जिंदगी समझ कर आंसू बहाती रहेगी कि वो शख्स इन दोनों माँ बेटी के लिए मर चुका है, या फिर वो सच की तलाश में जाएगी। उसे सच जानना चाहिए, आखिर क्यों अहमद ने ऐसा किया। काफी देर के बाद उसने अपने हाथों को हरकत दी और गाड़ी स्टार्ट की। उसका दिमाग इस वक्त सुन हो चुका था। उसकी गाड़ी रहायशी बिल्डिंग में दाखिल हुई। जरीन को अपनी बाहों में उठाए और मतलूबा फ्लैट तक आई। दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल होने के बाद जरीन को बेड पर लिटाकर उस पर ब्लैंकेट दिया और खुद अपने कपड़े कबर्ड से निकालने के बाद गर्म पानी से शॉवर लेने की नीयत से वॉशरूम की जानिब चल पड़ी। कराची शहर पर अगला दिन उतर चुका था। वो जरीन को पुप्पो के घर छोड़े एक बार फिर सच की तलाश में चल पड़ी। वो सीधी पुलिस स्टेशन गई। यही वो जगह थी जहां वो आखिरी बार हसाम से मिली थी। हसाम के जूनियर्स ने मशवरा दिया कि वे वो हसाम का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए। उन्हें पहले इस डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हसाम जिंदा था तो फिर डॉक्टर सच जानता होगा। आखिर उसने कैसे हसाम का नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। माही ने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से वापस घर की जानिब आ गई। उसे अब हसाम का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आना था। आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी। उसके हर अमल में बेताबी थी। वो गाड़ी लॉक करती लिफ्ट की जानिब आ गई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी जब अंदर से किसी मर्दाना हाथ ने लिफ्ट को बंद होने से रोका। वो जल्दी जल्दी गाड़ी की चाबियां बैग में डालती लिफ्ट से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने अपना सर उठाकर सामने उन दोनों को देखा, माही का सांस रुक गया। वो दोनों इस वक्त उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर क्या कर रहे थे। माही को उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटों में दूसरी बार उस शख्स को दोबारा देखेगी। आज वो ग्रे शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में मौजूद था। माही बस यकटक उस शख्स को देखे जा रही थी। आंखों में कब नमी उतरी उसे मालूम ना हो सका। टक की आवाज के साथ वो होश की दुनिया में वापस आई। लिफ्ट उसके फ्लोर पर आकर रुक चुकी थी। वो शख्स तब से मोबाइल को में गुम था। उन दोनों में किसी ने भी माही को नहीं देखा, मगर माही दोनों को देख चुकी थी।
लिफ्ट के दरवाजे खुले और माही की नजर वैसे ही उस शख्स के चेहरे पर साकित रही। लिफ्ट के दरवाजे खुलने की वजह से उस शख्स ने चेहरा उठाकर देखा तो काली आंखें हल्की बुरी आंखों से टकराई। उसकी आंखों में शनासाई की हल्की सी भी रमक नहीं थी। माही के दिल में किरचियां सी चुभ गई। कुछ पल वो शख्स माही की तरफ देखता रहा और फिर अपने साथ मौजूद उस लड़की से गोया हुआ। तुम्हें सारे शहर में सिर्फ यही बिल्डिंग मिली थी रहने के लिए? वो जो अपने मोबाइल में गुम थी। उसकी बात पर हारिस की आवाज सर उठाकर उसने देखा। क्योंकि उसकी बिल्डिंग में क्या हर्ज है, ये शहर की सबसे अच्छी बिल्डिंग है। इतना कहते साथ सानिया ने अपना चेहरा मोड़ा तो सामने माही को खड़ी देख हैरान हुई। हेलो मिस, तुम कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रही? उसकी आवाज से माही की नजरों का इर्तिकाज टूटा। जैसे उसने माही ने चेहरा मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखें सर्द और अजनबी हो गई। ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि कहीं आप लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? यहाँ मेरा घर है। माही ने सर्द लहजे में कहा कि वो लड़की कुछ शर्मिंदा हो गई। सॉरी, मुझे लगा शायद हम भी आज ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। और माही हैरत के समंदर में कोताजन हूँ। उसे तकलीफ देने के लिए उसके आसपास रहेगा। मैं अपने कल के अमल की आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो तो बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाया कि हो सकता है कि आपके शोहर की शक्ल हारिस से मिलती हो। मुझे आपको धक्का नहीं देना चाहिए था। इस बात पर माही ने एक नजर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा जो बेतासुर निगाहों के साथ उन दोनों को देख रहा था। हाँ, आपके हस्बैंड का बिल्कुल ठीक कहा। इनकी शक्ल सिर्फ मेरे शौहर से मिलती है, मगर जो रूह है वो मेरे शौहर की नहीं है। उसने इतने टूटे लहजे में कहा कि उस शख्स ने बेसाख्ता चेहरा उठाकर उसकी खूबसूरत आंखों को देखा। वैसे आपकी शौहर है कहाँ? क्या आपको छोड़कर चले गए? उस लड़की के सवाल पर माही ने अपने दिल में किरचियां चुभती हुई महसूस की। हाँ, चले गए छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मौत को आज तक मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया। जिस शख्स से जिंदगी के 21 साल इश्क किया हो, उसकी मौत इंसान को पागल बना देती है। तब से मैं पागल हो गई हूँ। सुनसान सड़क पर खड़ा हर दूसरा फर्द मुझे अपना शख्स शौहर लगता है। इसलिए मैं पागलों की तरह उससे चिपक जाती हूँ। गलती मेरी है, मुझे आपके शौहर को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। आपने मुझे धक्का देकर मेरी औकात और मेरी गलती याद दिलाई है। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। उसे एक एक लफ्ज लहजे में काट रही कहा। उस शख्स को लगा वो अपने लफ्जों से उसका दिल चीर रही है। बात के इख्तिताम तक माही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक एक लफ्ज सामने खड़े उस शख्स के चेहरे को देखकर अदा किया। फिर माही रुकी नहीं और लिफ्ट से बाहर निकल गई। पीछे उस शख्स को लगा जिसे उसके सीने में खंजर घोंम कर गई है। कितना जख्मी और टूटा हुआ लहजा था उस मासूम लड़की का। वो बहुत मुश्किल से लिफ्ट से बाहर निकला। माही ने अपना बैग खोला और अपने बैग में से फ्लैट की चाबियां बाहर निकाली। अब कि उसके हाथों में बाजिया कपकपाहट थी। वो दोनों इसे ही देख रहे थे और फिर माही के साथ वाले फ्लैट का लॉक खोलने लगे। माही दरवाजा बंद करती हुई फौरन अपने कमरे की जानिब दौड़ी। उसके हाथ में बहुत बेताबी थी। वो ड्रेसिंग रूम में घुसी और उस वक्त वो कबर्ड खोल रही थी। हसाम का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी। बलाखिर उसे डेथ सर्टिफिकेट मिल ही गया। वो फौरन कमरे का दरवाजा बंद करती हुई बाहर निकली। वो 5 मिनट बाद ही दोबारा बाहर निकल आई। उसके हाथों में अब तक कपकपाहट थी। उसने फ्लैट को लॉक किया। वो दोनों अपने फ्लैट के बाहर ही खड़े माहिक को जल्दबाजी में भागते हुए देख रहे थे और फौरन लिफ्ट की तरफ भागी। उसकी आंसू आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अगले 2 मिनट में लिफ्ट के अंदर वो गायब हो गई। पीछे खड़े उस शख्स का दिल टूटकर किरची किरची हो गया। अब उसे अपने अल्फाजों की गहराई का अंदाजा हो रहा था। उसे कल उस लड़की के किरदार पर वार नहीं करना चाहिए था। एक लड़की के लिए उसका किरदार कितना खास होता है, वो क्यों भूल गया? सानी ने कुछ अफसोस से उस लड़की की पुष्ट को देखा। कितनी खूबसूरत लड़की है। बहुत ही कोई बदकिस्मत है जो वो शख्स उसे छोड़कर चला गया। सानिया ये बात कहती अंदर चली गई और पीछे खड़े उस शख्स को लगा जैसे सानिया उसे लफ्जों से तमाचा मार कर गई है। उसकी आंखों से एक आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया, जिसे वो लम्हे के हजारों हिस्से में रगड़कर मिटा गया और खुद को कंपोज करता फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। उसने वापस पुलिस स्टेशन आने के बाद हसाम का डेथ सर्टिफिकेट उन लोगों के हवाले किया। फिर वो दोबारा वापस निकल गया। पप्पो के घर जाकर उसने जरीन को वहां से लिया। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसका मूड ही खराब था। शाम के 4 बज रहे थे जब उसकी गाड़ी शहर की उस रिहायशी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा हमेशा की तरह आज भी जरीन गाड़ी में सो गई थी। वो अक्सर गाड़ी में सो जाती थी। माही ने उसे पाल अपनी बाहों में बड़ा और बैग उठाती गाड़ी लॉक करती लिफ्ट से जानी पड़ी। वो लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट सारी खाली थी। इससे पहले कि लिफ्ट के दरवाजे बंद होते एक झटके से एक मर्दाना हाथ दोनों दरवाजों के दरमियान आया और लिफ्ट दोबारा खुल गई।
वो शख्स सारे का सारा काले रंग में मलबूस था। ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक हुडी पहने, सर पर कैप लिए, चेहरे पर काला मास्क लगा रखा था। वो अंदर आया और एक साइड पर आकर खड़ा हो गया। माही नजरें फर्श पर जमाए न जाने कहाँ गायब थी। वो शख्स अपनी स्याह आंखों से उस स्याह हिजाब के हाले में वो सफेद धोतिया पुरनूर चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखों में इश्क की आग थी। वो बिना पलके चिपकाए बस उस लड़की को देख रहा था। लड़की से होती नजर उसके सीने से लगी छोटी सी बच्ची पर गई। वो बहुत खूबसूरत नीले रंग की फ्रॉक में उस लड़की से लिपटी हुई थी। अचानक ठक की आवाज आई और लिफ्ट खुल गई। माई अपनी सोचों को झटकती लिफ्ट से बाहर निकली। वो शख्स उसकी पुश्त को तकता रह गया। इस कदर अपनी सोचों में गुम थी कि उसने एक बार भी महसूस नहीं किया कि लिफ्ट में कोई शख्स खड़ा है। माई ने अपने एक हाथ से बैग की जिप खोली, चाबियां बाहर निकाली और फ्लैट का दरवाजा खोलती अंदर दाखिल होगी। जब तक माही राहदारी से गायब नहीं हुई, वो शख्स लिफ्ट के अंदर ही खड़ा रहा। माही के फ्लैट के अंदर जाने के बाद वो फ्लैट लिफ्ट से बाहर निकला और कदम कदम चलता फ्लैट के दरवाजे के सामने आ रुका, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत अल्फाज में एक तख्ती लगी थी, हसाम अहमद। उसे कुछ हसरत से उस तख्ती और बंद दरवाजे को देखा और सामने वाले फ्लैट में दाखिल हो गया। इस वक्त माही लाउंज में काम कर रही थी। जरीन सो रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी, माही अपना दुपट्टा ठीक करती दरवाजे की जानी बढ़ी। उसे जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही लड़की खड़ी थी जो खुद को अहमद की बीवी कह रही थी। माही की आंखों में हैरत देख वो गोया हुई। हेलो, हम पहले मिल चुके हैं। वैसे मेरा नाम सानिया है, आपके सामने वाले फ्लैट में रहती है। उस दिन ना मुझे अपने किचन में सुई गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कि आपके किचन का देख लूं, फिर मुझे समझ आ जाएगा। यहाँ सारे किचन एक जैसे है ना। माही कुछ इस तरह भी कैफियत का शिकार हुई। वो उम्मीद भरी नजरों से माही को देख रही थी। अगर अहमद शादी कर चुका था, इसमें गलती सामने खड़ी उस लड़की की नहीं थी, इसमें गलती उसके अपने शौहर की थी। माही साइड होती वो अंदर आ गई और माही ने दरवाजा बंद किया और इसलिए कमरे में वो चली गई। उसने अच्छे से सारे कनेक्शन समझ लिए, फिर माही का शुक्रिया अदा करती हुई वापस दरवाजे तक आई। अचानक उसकी नजर लाउंज की दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। वो साकित रह गई। वो बहुत गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तो ये है आपकी शौहर? माही ने उसकी बात सुनकर अस्बात में सर हिला दिया। हाँ, ये वाकई हारिस जैसा है। इतना कहते साथ वो लड़की बाहर निकल गई, मगर उसके चेहरे पर वाजिया गुस्सा था। 2 दिन मजीद गुजर गए। वो इस वक्त कमरे में बैठी थी और उसके पास ही नीचे क्लीन पर बैठ के जरीन खिलौनों के साथ खेल रही थी। जब माही का मोबाइल फोन बज उठा, उसे कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया। दूसरी जानिब साथ था, जो शाम के साथ पुलिस स्टेशन में काम किया करता था। मैम, हमने पता किया है, वो डॉक्टर तो 2 साल पहले ही मर चुका है। वो हमें सच तक पहुंचा सकता था, मगर अब वही नहीं रहा। हमें अब कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा सच जानने के लिए। माही का दिल यकायक तकलीफ से बढ़ गया। एक उम्मीद की किरण थी, वो भी खत्म हो गई। उसने रस्मी गुफ्तगू के बाद फोन रख दिया। कुछ देर गुजरी जब मेन दरवाजे की बेल बजी। एक नजर जरीन पर डालकर दरवाजे की जानिब की। दरवाजा खोला तो सामने वो दोनों खड़े थे। माही समझ न सकी कि दोनों इसके घर में क्या कर रहे हैं। क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकती हूँ? मैंने अपने शौहर को कुछ दिखाना है। माही समझ न सकी कि अब वो क्या करना चाह रही थी। वो कुछ झिझकती हुई साइड पर हो गई। सानिया काफी गुस्से में लग रही थी। वो हारिस को बाजू से पकड़ती हुई लाई और लाउंज के दीवार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखो गौर से इसे, हूबहू तुम्हारे जैसे ये शख्स कौन है? उस सर्द लहजे में दहाड़ी थी। उसे सानिया से अपना बाजू एक झटके से छुड़ाया और गौर से उस तस्वीर की जानिब देखने लगा। मैंने कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है, जो को भी है, मगर मैं नहीं जानता। मुकाबिल की बात सानिया के सर पर लगी और तलवों पर बजी। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुम ही हो, गौर से देखो। मैं अंधी नहीं हूँ हारिस, मुझे सब नजर आता है। उस दिन ये लड़की किस तरह रोती हुई कह रही थी कि तुम इसकी शौहर हो। बोलो, कितनी शादियां कर रखी है। उसने हारिस को गिरेबान से पकड़ा। उन दोनों को लड़ता देख माही परेशान होगी। वो तो एक दूसरे का खून पीने तक पहुंच गए थे। हारिस ने एक झटके से उसके दोनों बाजू अपने गिरेबान से दूर किए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं कह रहा हूं ना, ये मैं नहीं हूं, और मैं कोई दूसरी शादी नहीं मैंने की हुई। अब की बार वो गुस्से से बोला था। सानिया की आंखें गुस्से और वहशत से लाल हो गई। अच्छा, तो तुम नहीं हो, तुम इस लड़की का कुछ नहीं लगते। ठीक है, मैंने मान लिया। इतना कैसे कहते साथ उसने झटके से तस्वीर दीवार से उतारी और उसे अपनी पूरी कुवत से लाउंज के फर्श पर दे मारा। और माही को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घूम दिया हो। उसकी चीख निकली। वो दीवाना वार आगे बढ़ी, उस तस्वीर को नीचे से उठाया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तस्वीर को नीचे फेंकने की? नहीं है ये शख्स मेरा शौहर। ये शख्स तुम्हारा शौहर ही हो सकता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरे शौहर की तस्वीर को नुकसान पहुंचाने की? माही गुस्से से चीख पड़ी।
वो दोनों अपना गुस्सा भूलकर माही की जाने मुतवज्जा हुआ। माही ने तस्वीर पकड़कर उसका सारा फ्रेम टूट गया था। माही ने अपने हाथों से उसके ऊपर से कांच उतारे और कांच उतारते माही का दायां हाथ कांच के साथ कट गया। उसके हाथ से खून निकलकर तस्वीर पर गिरने लगा। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोग की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये धोखेबाज शोहर तुम्हें मुबारक हो, बख्श दो मेरी जिंदगी। वो तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो पड़ी और वो शख्स आंखों में तकलीफ की किरचियां ले माही को देखता रह गया। वो दोनों कुछ शर्मिंदा होकर माही को देख रहे थे और माही बच्चों की तरह तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो पड़ी। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसका हाथ काफी ज्यादा कट गया था, मगर माही को इस वक्त अपने हाथ की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। उस शख्स से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका बस नहीं चला कि वो माही का हाथ पकड़कर उसका खून बंद कर दे। अचानक सानिया को अपने हाथ पर कुछ तकलीफ महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो जरीन लाल बबूका छेड़ लिए सानिया को घूर रही थी। उसने सानिया के हाथ पर अपने नाजुक दांत काट दिए थे। फिर उसने अपने दोनों हाथ से सानिया को मारना शुरू किया। वो दोनों हैरत से उस बच्ची को देख रहे थे। पता नहीं शोर सुनकर वो किस टाइम कमरे से बाहर निकली और बाहर आई। दंदी आंटी, मेरी हील को माला, मेरी जान को लोलाया, मैं मारूंगी। मेरी क्लिंचिश को हिट किया। गंदी आंटी, मेरी माँ को मारा, मेरी जान को रुलाया, मैं मारूंगी। मेरी प्रिंसेस को हर्ट किया। उसकी सफेद धोतिया रंगत गुस्से से सुर्ख पड़ गई। वो दोनों साकित रह गए। कुछ पलों बाद वो शख्स घुटनों के बल बैठा और बच्ची को पकड़कर अपनी बाहों में भरना चाहा, मगर उसकी बाहों से खुद को आजाद करवाकर दूर हो गई। दूर लो, आप हमारे हैदन नहीं हो, वो गुस्से से चीखी थी। उस शख्स को लगा वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो वापस माही की तरफ की और उसकी झोली में चढ़कर खड़ी हो गई। अब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से माही के आंसू साफ कर रही थी। मेरी जान, लो मत, मैं हूं ना आपके साथ, हम फोटो नहीं ले आएंगे। मेरी जान, रो मत, मैं हूं ना आपके पास, हम फोटो नहीं ले आएंगे। माही ने तस्वीर को छोड़कर उसे अपने सीने में भेजा और उन दोनों को एक नजर देखा। वो एक नजर बहुत जख्मी थे। वो शख्स कट कर रह गया। माही ने हाथ से उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया और अपनी बेटी के सामने चीख चिल्ला नहीं सकती थी। वो खामोशी से अपना टूटा दिल लेता दरवाजे की तरफ पलट गया। सानिया भी शर्मिंदा होती दरवाजे की तरफ चली गई। माही ने बहुत मुश्किल से अपनी हचकी का गला घूंटा। अब वो हाथ को देख रही थी। मम्मा, हाई दर्द दवाई। वो माही को झोली से बाहर निकाली और अब वो लाउंज में मौजूद तराज खोलकर इसमें से बहुत मुश्किल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाई। मम्मा, डाई। माही ने अपने आंसू साफ किए और उसे उठाकर सोफे पर बिठाया और अपना हाथ बेसन के नीचे करके खड़ी हो गई। उसे हाथ से खून दाढ़ की सूरत बह रहा था। माही ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू काबू किए। वो नींद में बहुत ज्यादा इस्तिराब का शिकार थी। उसके दिमाग में माजी की किसी ख्वाब की तरह चलने लगा था। फिर उसके सामने एक मंजर नमूदार हुआ। उसने खुद को 3.5 साल पहले माजी में लाउंज में बैठे पाया। वो एलईडी पर कोई मूवी देख रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और हसाम बाहर निकला। माही का ध्यान मूवी में था। उसी तरह मूवी में घूम रही। वो माही के पास आकर बैठा और रिमोट पकड़कर मूवी रोक दी। वो जो गौर से मूवी देख रही थी अचानक रुकने की वजह से बदमिजा होती हुई हसाम की जाने मुतवज्जा हुई। आंखों में खफगी आ गई। ये क्या, तुम हर वक्त मूवी देखती रहती हो, मुझ पर भी ध्यान दे दिया करो। हसाम उसे अपने हिसार में लेता हुआ बोला। माही ने अपना सर हिसाम के सीने पर रखा। इतनी अच्छी मूवी देख रही थी, आपने सारा मजा खराब कर दिया। इस बात पर हिसाम का मुंह खुले का खुला रह गया। अच्छा, और ऐसा भी क्या देख रही थी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? इस बात पर माही ने अपना चेहरा उठाकर हुसाम की जानिब देखा और पुरजोश होती उसे मूवी की कहानी बताने लगी। वो कोई पुलिस माहो मूवी देख रही थी जिसमें महा किसी मिशन पर जाता है, मगर जाने से पहले वो सारी दुनिया वालों के लिए अपनी नकली मौत का ड्रामा करता है। फिर कुछ सालों बाद वो दोबारा मंजरे आम पर आता है, मगर अपना हुलिया और नाम बदल लेता है। हसाम गौर से उसके चेहरे को देख रहा था जहाँ जिंदगी के सारे रंग थे। उसे सारी कहानी बता चुकी थी। बताई ना अहमद, क्या वाकया ऐसे होता है? आप तो पुलिस वाले हैं, आपको पता होगा। उसके कंधा हिलाने पर हसाम की आंखों का इर्तिकाज छूटा। हाँ, ऐसा होता है। ये सुनकर उसकी आंखें चमकी। मतलब ये हकीकी जिंदगी में होता है। वाह, कितना अच्छा लगता है ना। हसाम उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। मेरी जान, ये कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, हकीकी जिंदगी में बहुत तकलीफ देती है। माही ने कुछ नासमझी से उसकी जाने देखा। सारी दुनिया वालों के लिए मरना और फिर एक नई पहचान के साथ अपने अजीज रिश्तों से दूर रहकर जीना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की शिनाख्त मिट जाती है। असाम बहुत संजीदा था। माही ने कुछ उलझन से उसकी तरफ देखा तो अपने प्यारों को बता भी तो नहीं सकता था कि वो एक मिशन पर है और अपनी पहचान बदल कर रहेगा।
हसाम दोबारा मुस्कुराया, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट में तकलीफ थी। कहा, अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर वो इंसान अपनी शिनाख्त ही क्यों बदलता? वो जो पुलिस वाले होते हैं, दुश्मन उनके घर पर भी नजर रखते हैं। उनके अपने अजीज की जानों का खतरा होता है। इसलिए अगर वो शख्स सालों बाद अपने घर वालों से मिले, तो उसके साथ उसके घर वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो उनके सामने आकर अनजान बन जाता है। उसने देखा माही की आंखों में तकलीफ उतरी। वतन की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो क्ल्यू भी तो दे सकता है ना। ये बात सुनकर हिसाम सोच में पड़ गया। हाँ, ये बात तो है, वो कोई क्ल्यू दे सकता है जो सिर्फ इन अपनों के दरमियान कोई कोड वर्ड हो। माही पुरजोश हुई। हाँ ना, अच्छा, अगर आपको मुझे कोई क्ल्यू देना हो तो आप कैसे देंगे? हसाब ने उसकी आंखों में देखा जहाँ एक चमक थी। उसके दिल में खौफ उठा। खुदा ना करे कभी ऐसा दिन आए। अपनी बीवी को नहीं समझ सकता था कि ये कितना मुश्किल था। ओहो, मैं कब चाहती हूँ कि ऐसा कोई दिन आए। मगर वैसे ही बताएं तो सही ना, अगर आपको मुझे कोई क्ल्यू देना हो तो आप कैसे देंगे? हसाब ने एक गहरी सांस भरी और फिर कुछ सोचने लगा। माही एक्साइटेड से उसके चेहरे को देख रही थी। काफी देर बाद हिसान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। बहुत ही आसान है, मेरा नाम ही क्ल्यू होगा। और माही का सारा जोश ठंडा पड़ गया। वो मुंह फैलाकर बैठ गई। कोई हाल नहीं, आपने मेरा सारा एक्साइटमेंट मार दी। आपका नाम भी कोई क्ल्यू हुआ, सारा मजा खराब कर दिया। हसाम का डिम्पल चमका। देखो जाने अहमद, तुम मुझे अहमद कहती हो, हसाम नहीं। तो अगर कल को ऐसा कुछ हुआ तो मुझे तुम्हारे सामने अनजान बनना है, और मेरे आसपास कोई ऐसा शख्स हो जिसके सामने मुझे तुमसे अपना रिश्ता छुपाना हो, तो मैं अपना नाम ही क्ल्यू दूंगा। माही ने सवालिया नजरों से देखा। तुम मुझे अहमद कहूंगी और मैं कह दूंगा मैं हसाम अहमद नहीं हूँ। और इस सारी बात में मेन कोड वर्ड हसाम अहमद है। जब तुम मुझे हसाम कहोगी ही नहीं, तो बताओ मुझे कैसे पता चलेगा मैं हसाम? बस तब समझ जाना मैं तुम्हें वो क्ल्यू दे रहा हूँ, और तुम्हारे आसपास खतरा है, इसलिए मैं अनजान बन जाऊंगा। ये बात सुनकर माही की आंखों की चमक वापस आ गई और उसने खुशी खुशी सर इस बात में हिलाया। ठीक है, मैं फौरन समझ जाऊंगी कि आप मेरे ही अहमद है। उसके गले लगती हुई बोली थी, बिल्कुल, मैं सिर्फ अपनी माँ का अहमद हूँ और रहूंगा। उसकी गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया। फिर देखते ही देखते ख्वाब के मनाज़र बदले। अब वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। उस शख्स का गुरेबान पकड़कर चीख रही थी, अहमद, ये क्या हो गया आपको? मैं आपकी माँ हूँ। उस शख्स ने गुस्से से माही के हाथ झटक दिए। मैं हारिस शिराजी हूँ, कोई हिसाम अहमद नहीं, और ना ही मैं किसी माँ को जानता हूँ। दूर रहो मुझसे। मैं सिर्फ अपनी बीवी का वफादार हूँ। मेरी सिर्फ एक बीवी है जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। माही का सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। उसकी आंखें एक झटके से खुली और वो उठकर बैठ गई। उसका सांस ठीक से नहीं आ रहा था। उसने अपना सांस दुरुस्त किया। उसकी नजर सामने कमरे तक घूमी तो उसे याद आया कि वो अपने घर में अपने कमरे में सो रही थी। उसकी नजर बाएं तरफ गई जहां उसकी बेटी सो रही थी। उसके दिमाग में बार बार वो बातें गूंज रही थी। एक लम्हे में माही के जेहन में जमाका हुआ। माही की सारी दुनिया रुक गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसकी आंखें पूरी फैल गई और वह हैरान रह गई। उसे लग रहा था कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसका दिमाग प्रोसेस कर चुका था। उसे अच्छे से याद था कि उसने एक बार भी उस शख्स को हिसाम नहीं कहा था। फिर उस शख्स ने हिसाम क्यों बोला? खुदा! माई की आंखों से फटते जज्बात से आंसू बह निकले। उसके दोनों हाथ बेसाख्ता उसके होठों की तरफ गए और पहचान गई वो इसका अहमद ही था और उसे क्ल्यू दे रहा था। वो कितनी नासमझ थी, वो समझ क्यों ना सकी? हसाम ने कहा था कि उसकी सिर्फ एक बीवी है और उसके सामने खड़ी है, और उस सुनसान सड़क पर हसाम के सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, माई खुद थी। सानिया उसकी दाएं तरफ खड़ी थी। माही को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर नई रूह फूंक दी हो और सानिया के सामने अनजान बन गया था। मतलब माही की जान को खतरा था, आसपास कोई खतरा है। इस वजह से वो हारिस बन गया। माही की हिचकियां बंद हुई। उसे पुलिस स्टेशन के उस केबन में अपने सामने घुटनों के बल बैठे हसाम की बातें याद आई। मेरी जान, बात को समझो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे दिल से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और औरत नहीं आ सकती। ये बात कभी मत भूलना। और माही फूट फूट कर रो पड़ी। वो ये बात कैसे भूल गई कि हिसाम अहमद की जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत सिर्फ वही थी। शायद हसाम ने वो बात 3 साल पहले इसलिए कही थी, और मायूस का मतलब आज समझी थी। और वो पागल कितनी जल्दी अपनी आंखें देख के सच पर यकीन कर गई। वो एक झटके से कंबल फेंकते हुए वॉशरूम में भागी। कुछ देर बाद वो जाए नमाज बिछाई सिजदे में गिरी ऊंची आवाज में रो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। दाएं हाथ पर अभी तक पट्टी बंधी थी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के बाद उसके पास अल्फाज नहीं थे। वो बस फूट फूट कर रोती रही। अल्लाह पाक ने उसकी दुआएं सुन ली थी। इंसान अगर मर जाए तो वापस नहीं आता, मगर उसका शौहर आ गया था।
हाँ, वो इसके लिए मौत को मात देकर वापस आया था। न जाने वो कितने घंटे जाए नमाज पर बैठी अपने अल्लाह से अपने दिल का हाल रो रो कर बयान करती रही। मगर आज उसके आंसू तकलीफ के नहीं, बल्कि और खुशी के थे। वो आधी सच्चाई तो जान चुकी थी, बाकी सच्चाई भी अभी जानना बाकी थी। उसे असाम से राब्ता करना होगा, मगर इस तरीके से किसी को पता न चले। एक नए दिन का आगाज हो चुका था। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के फ्लैट का दरवाजा खुला और उसमें से माही का चेहरा नमूदार हुआ। इस वक्त सफेद हिजाब किए, ब्लैक फ्रॉक पहने, जिसके साथ सफेद पजामा था, कंधों पर सफेद शॉल ओढ़े, पाँव सफेद शूज में थे। उसके एक हाथ में बैग था तो दूसरे हाथ में जरीन का हाथ था। जरीन इस वक्त बहुत खूबसूरत वाइट फ्रॉक में थी, पाँव में वाइट शूज पहने, सर पर वाइट रिंग्स और पोनी डाले, बिल्कुल वाइट बारबी लग रही थी। उसने कंधे पर अपना छोटा सा बेबी पिंक बैग पहन रखा था। वो दोनों बाहर निकली तो माही ने फ्लैट लॉक किया और लिफ्ट की जानिब चल पड़ी। इतने में सामने वाला फ्लैट खुला और वो दोनों बाहर निकले। माही के अंदर दाखिल होते हुए दोनों भी लिफ्ट में दाखिल हुए। जरीन के हाथ में केक का पैकेट था, जिसे वो बार बार माही की तरफ बढ़ा रही थी। इसे थोलो। माही ने वो पैकेट पकड़ा और खोल दिया और मजे मजे से खाने लगी। लिफ्ट में मौजूद उस शख्स की नजर उन दोनों माँ बेटी की तरफ थी। अचानक जरीन की नजर उस शख्स की तरफ उठी। मकाबिल मुस्कुराया और मुंह फेर गई। उस शख्स की आंखों पूरी की पूरी खुल गई। वो अपनी नाराजगी दिखा रही थी। हाँ, जरीन भूली नहीं थी। 2 दिन पहले इसकी माँ के हाथ पर उन दोनों की वजह से चोट लगी थी। माही उन सबसे बेनियाज अपनी सोचों के बबर में अटकी हुई थी। लिफ्ट होगी, मेरा मोबाइल रह गया, मैं लेकर आती हूँ, तुम नीचे पार्किंग में ना इंतजार करना, सानिया कहते हुए लिफ्ट से निकल गई। अब लिफ्ट में वो सिर्फ तीनों रह गए थे। माही को अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने चेहरा उठाकर देखा, दोनों की नजरें टकराई, मगर उसने देखा आज माही की आंखों में कोई तकलीफ या नफरत नहीं थी। बस वो कर्ब से उस शख्स के चेहरे को देख रही थी। अचानक लिफ्ट की लाइट्स बंद हो गई और लिफ्ट एक झटके से रुक गई। दोनों की नजरों का इर्तकास टूटा। लिफ्ट को झटका लगा, जिसकी वजह से माही का हाथ हसाम की शर्ट पर गया। इससे पहले कि वो गिरती, हसाम ने उसे सहारा देकर पकड़ा। माही ने अपनी बेटी को सीने में भेजा और आसपास खौफ से वो देखने लगी। हसाम साफ देख सकता था कि उसके चेहरे पर खौफ के साए मंडला रहे थे। रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, अभी चल जाएगी लिफ्ट। वो उसी मोहब्बत भरे लहजे में बोला जिस लहजे में वो 3 साल पहले माही से बात करता था। और माही की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना आंख पाक होती आगे बढ़ी, उस शख्स के सीने से लगे। वो शख्स साकित का साकित रह गया। माही उसके सीने में इस तरह मुंह छुपा कर खड़ी थी, जैसे वो सारी दुनिया की मुश्किलों से छुप गई हो। माही को उस लम्स से सुकून मिला था। बहुत देर के बाद हसाम का हाथ उठा और उससे पहले कि माही की गेट बंद था, उसे माही को खुद से दूर किया। नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया। और एक बार फिर माही हैरान रह गई। उसकी नजरें अपने कंधों पर गई और फिर गुस्से की एक लहर उसके अंदर दौड़ी। उसने जरीन को नीचे खड़ा किया और दूसरी झटके में हसान का गिरबान पकड़ा। एक बात तो बताया मिस्टर हारिस, उस दिन जिस सड़क पर मैंने हसान बोला ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मेरे शौहर का नाम हसाम अहमद है? और सामने खड़े शख्स की आंखें हैरत से फैल गई। इससे पहले कि ऊपर लब खोलता, माही ने हाथ के इशारे से रोक दिया। खबरदार, अगर मेरी बात की नफी करने की कोशिश की। उस दिन मैं गम में भी थी, आज नहीं हूं। अगर आप सानिया के सामने अनजान बन रहे हैं तो फिर अब क्या मसला है? जानते हैं 3 साल कितना रोई और तड़पी हुए? एक एक के दिन 100 मौत मरी हूं। कुछ नहीं जानते आप। देखे इस नन्ही सी जान को, बेटी है ये आपकी। वो रोती हुई चीख पड़ी और हसाम को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। उसकी आंखों में नमी उतरी। उसकी नजर उस नन्ही सी जान पर गई जो केक खा रही थी। उस दिन आप तो चले गए, घर में जिंदा मैं मर गई। उस दिन मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे वजूद में आपका अक्स पल रहा है। अगर जाना ही था तो मुझे एतमाद में ले सकते थे, मगर नहीं, आप तो मुझे जिंदा मार कर गए। इस हालत में एक बीवी को सबसे ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है, मगर आप कहीं नहीं थे। मेरी बच्ची आपकी तस्वीरों से बातें करती है और उनको सीने से लगाकर अपने बाप को पुकारती है। ये देखकर मेरा कलेजा फटता है। आप जानते थे ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती, फिर क्यों किया ये सब? आखिर में उसकी हिचकियां बंद हो गई। उसे बहुत मुश्किल से अपने आंसू काबू किए और एक नजर अपनी बेटी को देखा जो उसे ही देख रही थी। माही ने लंबी सांस ली। लिफ्ट की लाइट्स चल गई और लिफ्ट दोबारा नीचे की जानिब चलने लगी। माही ने दोबारा हिसाम की तरफ देखा जो पत्थर बन गया था। हाँ, उसके लिए सच प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, मुझे सच जानना है। कहाँ थे इतने अरसे से और क्यों? ये सब मैं जानती हूँ। आप अहमद हैं। सिर्फ 48 घंटे, वरना उसके बाद मैं अपनी जान ले लूंगी। फिर आप हम दोनों को सारी जिंदगी नहीं देख पाएंगे। इतना कहते साथ वो जरीन को उठाती लिफ्ट से बाहर निकल गई
और पीछे हसाम ने लिफ्ट की दीवार पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत मुश्किल से लिफ्ट से निकला। तब तक माही की गाड़ी बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने पिछले 3 साल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। हसाम को पीछे से ऑर्डर मिले थे, उसे मंजर आम से गायब होना था और तुर्की में एक्टिव होना था। वहां हजारों लड़कियों की जिंदगी बचाने का सवाल था। वो स्पेशल फोर्स में था, इसलिए उसे स्पेशल ऑर्डर मिले थे और उसके लिए उसे हमेशा के लिए अपनी मौत दुनिया को दिखानी थी, क्योंकि इस मिशन में कुछ भी हो सकता था, वो मर भी सकता था। इसलिए वो अपने घर वालों को कोई उम्मीद देखकर जा नहीं सकता था। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और कैसे अपनी माँ को छोड़कर जा सकता था। 2 हफ्ते इसी टेंशन में गुजर गए। इतने में उसके खिलाफ साजिश की गई, इसलिए वो खुद भी अपनी नकली मौत को प्लान कर गया। वो लाश किसी कैदी की थी, बस उसका कद हिसाम के कद के बराबर था। हसाम ने अपनी घड़ी की जैसी दूसरी घड़ी खरीदी और उस लाश के हाथ पर बांध दी। वो जानता था माह घड़ी देखकर यकीन कर लेगी, क्योंकि यह घड़ी माही ने उसे गिफ्ट की थी और बाकी लोगों का यकीन करने का डीएनए उसे टेस्ट काफी था। वो जानता था कि माह की हालत बहुत बुरी होगी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मगर उसे जाना था। वो अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा था जब उसकी माँ को रोते हुए पलटते देखा। वो बहुत बेबस था, वो चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकता था। सामने लाश पड़ी थी, फर्श पर बैठी वो रो रही थी और उसके बिल्कुल सामने कुछ फासले पर वो काला साया बिना उसे तकलीफ दिए देख रहा था। वो बेहोश हो गई। हसाम को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया। उसे 1 घंटे के बाद पाकिस्तान से निकलना था। वो आखिरी नजर उस पर डालता हुआ चला गया। तुर्की पर जाकर उसने अपनी पहचान बदल ली। उसका पाकिस्तान से हर किस्म का राब्ता खत्म हो गया। वो सिर्फ अपनी फोर्स वालों से राब्ता करता। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी बीवी कहाँ थी और किस हाल में थी। वो बहुत बेसुकून रहने लगा। उसका दिमाग हर वक्त पीछे अपनी बीवी में अटका रहता। उसकी आंखों के सामने उसकी आखिरी मुलाकात गुल थी। किस तरह वो केबिन में बैठी रोती हुई उसे रोक रही थी और वो पत्थर दिल बना उसे छोड़कर चला गया। उसे पूरे 3 साल लगे इस सारे रैकेट को जड़ से खत्म करने में। इन 3 साल के अरसे में उसने हजारों लड़कियों की जिंदगी और इज्जत बचाई। बहुत सारी लड़कियों को उनके घर वापस भिजवाया। वो अपना मकसद पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, मगर फिर भी उसका ध्यान वहां से कभी नहीं हटता था। फिर इस मिशन के दौरान उसे सानिया मिली। सानिया की शौहर को उसकी रैकेट के लोगों ने मारा था और उसे अपने शौहर की मौत का बदला लेना था। इसलिए हसाम और सानिया ने हाथ मिला लिया। फिर आखिर 3 साल बाद वो हारिस बनकर पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस आया। इस रैकेट का मेन हेड और मास्टरमाइंड पाकिस्तान में था। उन्हें इसके मास्टरमाइंड को जान से मारकर अपना मिशन पूरा करना था। वो और सानिया बेज़ाहिर हस्बैंड वाइफ बनकर लोगों से अपना तारीफ करवाते, मगर वो दोनों सिर्फ इस मिशन में साथ थे। उन दोनों की पर्सनल जिंदगी कैसी थी वो दोनों नहीं जानते थे। एक दिन वो इस रैकेट का पीछा करते माल तक पहुंचे। बाहर से वापसी पर आते अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। अजाम फोन सुनने कुछ दूर चला गया। जब वो वापस आए तो उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को खड़ा देखा। कुछ पल तो वो हिल नहीं पाया। 3 साल बाद वो दोबारा उसके सामने खड़ी थी। उसे यकीन था वो दोबारा अपनी माँ को देख भी सकेगा। कुछ पल वो वही खड़ा उसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहा। उसने महसूस किया कि माँ चौंक गई थी। वो फौरन चल पड़ा। वो कदम कदम चलता अपनी बीवी की तरफ आ रहा था। वो हैरत के समंदर में गौताजन उसे जिंदा देख रही थी। सानिया को कोई फोन आया और सुनने के लिए कुछ फासले पर चली गई और माही उसके सीने से आ लगी। हसाम को 3 साल बाद सुकून मिला। उसे अपने जिस्म में ठंडक उतरती महसूस हुई। उसका दिल चाहा माह को अपने सीने में जोर से भींच ले, मगर उसकी नजर सानिया पर पड़ी जो उन दोनों को दिख गई थी। हसाम होश की दुनिया में लौटा और माह को खुद से दूर किया। वो नहीं चाहता था कि सानिया को पता चले कि माह उसकी बीवी है। वो अनजान बन गया। फिर उसने जानबूझकर माही के किरदार पर उल्टी सीधे बातें कह दी, अपना शक दूर करने के लिए। उसे उम्मीद थी कि माही उसे थप्पड़ मारेगी। कुछ पल तो वो हैरान रह गया, मगर थप्पड़ खाने के बाद उसका दिल अंदर से सरशार हो गया। हाँ, वही थप्पड़ डिजर्व करता था। उसके लिए बहुत मुश्किल था माही को खुद से दूर करना, इसलिए वो उसे क्लियो दे गया। जब सानिया ने उसे धक्का दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। हसाम का बस न चला वो सानिया का हाथ तोड़ देता, जिन हाथ से उसने माँ को तकलीफ दी। वो वाजिया देख सकता था कि माँ कितनी बेयकीन थी। वो पुलिस वाला था, इसलिए अपनी आंखों का हर तासुर काबू कर सकता था। इसलिए उसने अपनी आंखें बेतासिर रखी। ये वो ट्रेनिंग में सीख चुका था। उसके लिए बहुत मुश्किल था माँ को रोते छोड़कर जाना, मगर अभी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ था। अगर वो माँ के करीब जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, जो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो माँ को उस तरह सड़क पर रोता छोड़कर आया, मगर खुद सारा रास्ता बेचैन रहा और माँ का हर आंसू अपने दिल पर गिरता हुआ महसूस हुआ। सबसे अहम बात जिससे वो खुश हुआ था, वो 3 सालों बाद उसे इस हुलिये में भी पहचान गई थी।
उसके बाद उसे माँ अगले दिन लिफ्ट में दाखिल होती नजर आई। वो काफी जल्दी में लग रही थी। इससे पहले लिफ्ट बंद होती, असाम ने हाथ बढ़ाकर लिफ्ट को बंद होने से रोका। वो अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुई, मगर जैसे उसने चेहरा उठाकर देखा, असाम ने अपना रुख मोबाइल की तरफ मोड़ लिया। बज़ाहिर उसका ध्यान अपने मोबाइल की तरफ था, मगर वो कनौकियों से बार बार माँ को देख रहा था। उसे हैरानी से देख रही थी। सानिया ने यहाँ फ्लैट ढूंढ लिया था, मगर वो यहाँ रहना नहीं चाहता था। क्या वो जानता नहीं था अपने अहमद को किसी और के साथ देखने से कितनी तकलीफ होगी? उसे सानिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने मिशन के लिए इसी बिल्डिंग में फ्लैट क्यों खरीदा? वहां लिफ्ट से निकलने से पहले एक लफ्ज उसके सीने में खंजर की तरह मार कर गई थी। वो जानता था उसने कल उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, इसलिए वो इस तरह टूटी बिखरी है, अपनी भड़ास निकाल रही है। उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। वो अपने बारे में किस तरह की बातें कर रही थी। उसका बस न चला कि उसे सीने में बेच रही, मगर वो मजबूर था। उसकी तरफ तकलीफ से देख रहा था। वो आंखें जिनमें हसाम एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसकी वजह से आंसू बहा रही थी। और शर्मे हसाम को खुद से बहुत नफरत महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने फ्लैट से निकलती लिफ्ट में दाखिल हुई और वो बेबस खड़ा रह गया। फिर कुछ घंटों बाद हसाम अपना काम करके वापस आया तो दोबारा बिल्डिंग में आई। हसाम ने उसे बिल्डिंग में दाखिल होते देखा तो उसके पीछे ही लिफ्ट में चला आया। उसकी बाहों में एक बच्ची थी, उसकी सीने से लगी सो रही थी। हसाम समझ न सका कि वो बच्ची कौन थी और माँ के पास क्यों थी। कि उसकी माँ से दूसरी शादी तो नहीं कर रही? मगर नहीं, वो जानता था कि माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो फिर वो बच्ची किसकी थी? इस सवाल में ही अटक गया। माँ कुछ परेशान और उलझी हुई लग रही थी। वो ख्यालों में इतनी खोई थी कि ये भी महसूस न कर सकी कि उसके पास खड़ा था। लिफ्ट खोलने की आवाज से वो अपनी सोचों से बाहर आई और बिना उसकी तरफ देखे लिफ्ट से बाहर निकल गई। जब तक वो फ्लैट में चली नहीं गई, हसाम लिफ्ट के अंदर ही खड़ा रहा। उसके जाने के बाद वो बाहर निकला और 2 दिन बाद सानिया इंफॉर्मेशन देकर वापस आई। मगर न जाने उसकी इस बात का गुस्सा था जो हसाम से लड़ना शुरू हो गई। वो दोनों जान गए थे कि इस रैकेट के पीछे मास्टरमाइंड एक लड़की है और सानिया उसे मारने के लिए बेचैन थी। आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? वो अब तक आजाद क्यों घूम रही है? हम कब मारेंगे उसे? वो गुस्से से फट पड़ी। हर काम का एक वक्त होता है, उसकी मौत का भी एक वक्त है। और मुझ पर इस तरह रोब ना चढ़ा करो कि ये मत बोलो कि हम दोनों अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, इसके लिए आजाद है। इस बात ने तो सानिया के गुस्से को हवा दे दी और शाम को जबरदस्ती माई के फ्लैट तक लाई और वहां झगड़ा शुरू कर दिया। हसाम ने सोचा भी नहीं था कि सानिया उस तस्वीर को तोड़ देगी। वो जानता था माई को वो तस्वीर सबसे ज्यादा पसंद है। माई गुस्से से चीख पड़ी और हसाम का दिल तकलीफ से बढ़ गया। उसने बस न चला कि वो सानिया का गला दबा देता। अचानक माई का हाथ गिर गया और हसाम को लगा वो शीशा माई के हाथ पर नहीं उसके दिल में खुल गया हो। वो गुस्से और नफरत से उन दोनों की जानिब देख रही थी। उसका दिल चाहा कि आगे बढ़े और माई का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपने सीने से लगा ले। मालूम नहीं कहां से वो बच्ची आ गई। असाम ने उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश की, मगर वो चीखती हुई माई की तरफ चलेगी। उसने साफ अल्फाज में कहा कि वो इनका अहमद नहीं है और हसाम को लगा कि वाकई मर चुका है। वो अपने अंदर कितनी जंगों और अजियतों से लड़ा था ये कोई नहीं जानता था। उससे माई के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए वो खामोशी से फ्लैट से बाहर निकल गया। मगर अगले 5 मिनट बाद सानिया की गर्दन हसाम के हाथ में थी। मना किया था ना मैंने कि उसे तकलीफ पहुंचाने से, मगर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम तो उससे इस तरह लड़ने पहुंच गई जैसे मैं सच में तुम्हारा शौहर हूँ। हसाम ने अपने गन की नाल उसके माथे के बीचों बीच खड़ी रखी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके सामने मुझ पर अपना कोई हक जताने की? वो इतनी ऊंची आवाज में गर्जा के सानिया को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। इसलिए रो रो कर हसाम से माफी मांगी। पता नहीं किस किस के वास्ते दिए, तब जाकर हसाम ने उसे छोड़ा। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने उससे एक लफ्ज भी कहा, तुम्हारी जान निकाल दूंगा। उसके बाद सानिया ने खामोश रहने को ही बेहतरी समझा और आज वो दोबारा वहां के रूबरू आया था। उसने जानबूझकर सानिया का मोबाइल फ्लैट के अंदर छोड़ दिया। वो जानता था ये लड़की अपने मोबाइल के बगैर नहीं रहती और फौरन अपना मोबाइल लेने के लिए वापस आएगी, और इसलिए माई को उस बच्चे के साथ फ्लैट से निकलते देखा। वो दोनों बिल्कुल परियां लग रही थी। असाम को बेसाख्ता उन दोनों पर दिल खोल कर प्यार आया। उसके प्लान के हिसाब से सानिया लिफ्ट से बाहर निकल गई, मगर अचानक लिफ्ट रुक गई। ये बेसाख्ता हुआ था, उसे उम्मीद नहीं थी कि माही उसके गले लग जाएगी। इससे पहले वो अपना एहसार बांधता उसे महसूस हुआ कि हो सकता है लिफ्ट के अंदर कोई कैमरा लगा हो, इसलिए उसने माही को खुद से दूर कर दिया। और फिर वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। हसाम अहमद की सारी हस्ती मिट गई। वो बच्ची किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा वो बच्ची हसाम की अपनी भी हो सकती थी। तो यही वजह थी
कि उसका दिल बार बार उसकी बच्ची की जानिब खींचा चला जा रहा था। वो खून की कशिश थी। उसे ये ख्याल नहीं आया कि वो उसकी हसाम अहमद की बेटी थी। ये सच बहुत बड़ा था और उसका दिमाग दर्द से फटने लगा। वो माँ को इस हालत में कैसे छोड़कर चला गया? वो किस अजियत बर्दाश्त करती रही होगी। उसकी बेटी इतने सालों से अपने बाप से दूर थी। हसाम का दिल चाहा खुद को जान से मार दे। वो जाते जाते अपनी जान की धमकी दे कर गई थी और वो जानता था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अब वक्त आ गया था दोनों के रूबरू आने का। वो पार्किंग में खड़ा था जब सानिया आई तो दोनों अपने मिशन की तरफ चल पड़े। आधी रात के बाद हसाम अपने नकली फ्लैट से बाहर निकला और अपने असली फ्लैट के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसमें से चाबी निकाल के दरवाजा खुला। लाउंज से होता हुआ कमरे में आया। उसने देखा वो दोनों माँ बेटी ब्लैक और बेबी पिंक कलर की नाइट ड्रेस में मलबूस बेड पर गहरी नींद सो रही हैं। उन दोनों को देख हसाम की आंखों में ठंडक सी उतरी थी। हाँ, अब उसकी जिंदगी में उसकी बेटी का इजाफा हो चुका था। अब एक बार वहां रैकेट के मास्टरमाइंड को जान से मार दे। उसके बाद वो अपनी बीवी और बेटी को कभी खुद से दूर नहीं करेगा। वो इन दोनों के पास बैठा बस उन दोनों को देखे गया। उसकी जिंदगी में पहली औरत उसकी जान, उसकी बीवी, उसकी माँ थी और अब उसकी जिंदगी में उसकी बेटी का इजाफा भी हो चुका था। हाँ, वो उसे बहुत मोहब्बत करता था। 12 घंटे में उसे अपनी बेटी से बेशुमार मोहब्बत हो गई थी। और असाम अहमद की बेटी थी, उसके जिगर का टुकड़ा, उसका खून, उसके जिस्म का हिस्सा। उसने सोचा नहीं था कि माँ इस कंडीशन में होगी। अगर उसे पता होता कि वो एक नहीं, दो जानों को छोड़कर जा रहा है तो कभी इस केस को ला लेता। कितनी तकलीफ से गुजरी होगी उसकी माँ जब उसकी बेटी उसकी दुनिया में आई होगी, उसकी बी औलाद को उसकी दुनिया में लाई होगी और अहमद उसके पास था ही नहीं। ये बात उसे सारी जिंदगी मलामत में रखने वाली थी। जब उसकी बेटी ने पहली बार अपने नन्हे कदम उठाए होंगे और जब उसकी बेटी ने पहली बार अपने मुंह से मामा और बाबा बोला होगा, तब वो कहीं नहीं था। ये बात उसे सारी जिंदगी तकलीफ और गिल्ट में मुब्तला रखने वाली थी। असाम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी की पेशानी पर अपने सुलगते लब रखे। उसके एहसासात अजीब हुए। उसे अपने दिल में एक अजीब ठंडक और सुकून उतरता महसूस हुआ। बाप बनने का एहसास बहुत अजीब था। वो एक अनोखा और खूबसूरत खुशी का एहसास था। वो थोड़ा कसमसाई और फिर सोती बनी। हसाम दिल खोल कर मुस्कुराया। उसके बाद हसाम ने माही की पेशानी पर अपने सुलगते हुए लब रखे। वो नींद में उसके लम्स को महसूस कर चुकी थी। हसाम जो उसके चेहरे को इतने करीब से देख रहा था, अचानक उसने माह के होंठों को हिलता महसूस किया। अहमद। और कुछ पल तो हसाम अहमद वाकया तन ही साकत रह गया। उसे नींद में भी पहचान गई थी। उससे दूर होकर खड़ा हो गया। माही ने अपना हाथ हिलाया और नींद में उसके मुंह से एक करार निकली। उसके हाथ में अभी तक दर्द था। हसाम को खुद पर गुस्सा आया कि वो हाथ नहीं। हसाम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े अपने लब उसके हाथ पर रखे। माही ने धीरे से आंखें खोली और कितनी देर वो अपने आवाज बहाल करती रही। फिर बेयकीनी से अपने पास बैठे हसाम को देखा। पहले लगा वो सिर्फ ख्वाब देख रही है, मगर ये सच था। वो वाकई उसके पास बैठा था। अहमद। उसके होंठ फड़फड़ाए। हुक्म करो अहमद की जान। वो इस दिलकशी और मोहब्बत भरे लहजे में बोला था जिससे हमेशा माही से बात करता था। क्या सच है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वो बेबसी से हसाम के कंधे को छूते से छूकर महसूस कर रही थी कि हसाम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। यही सच है। जब उसे यकीन हो गया कि बाकी हसाम उसके पास मौजूद है, वो बेसाख्ता उठी और से अगले ही पल उसके सीने से लिपटी हिचकियों से रोने लगी। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे धोखा दिया? वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी, वो बेबसी से सवाल पूछ रही थी। कुछ देर उसकी हिचकियां कमरे में गूंजने लगी। वो धीरे से उसके हाथ बालों में हाथ फेरते उसके गिर्द हिसार मजबूत कर चुका था। वहां, बस करो मेरी जान, वरना वो उठ जाएगी। उसने माही का ध्यान जरीन की तरफ किया तो माही को अंदाजा हो कि वो जरीन की नींद में खराब करना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मजबूती से शाम की शर्ट का कॉलर पकड़ रखा था। मुझे सच जानना है, सारा सच बताए। वो बेबसी से चिल्लाई थी। असाम ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरते एक बार फिर उसके माथे पर लब रखे। फिर उसे सारी सच्चाई बताना शुरू हुआ। और फिर जैसे जैसे माही सुन रही थी वैसे वैसे उसके असाब एकदम ढीले पड़ते गए। उसकी आंखों से एक बार तकलीफ से आंसू बहने लगे। उसे अपने शौहर पर फख्र हुआ कि वो किस तरह लड़कियों की हिफाजत करने के लिए खुद बेचैन रहा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग मेरी जान, वो बेबसी से कह रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। काश आपने मुझे पहले बताया होता अहमद, मैं इतनी तकलीफ में ना रहती। वो बेबसी से बोली थी। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा रहा। देखो, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। उसने फैसला कर लिया था। अब उसे जो भी करना है यही रहकर करना है। अब मजीद माही को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था।
जितनी तकलीफ उसने माही को देनी थी वो दे चुका था। अब मजीद उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था और सारी सच्चाई वो सानिया को बता चुका था। पहले उसे डर था कि कहीं माही को सानिया से कोई खतरा ना हो, इसलिए उसने सारी इस बात छुपा रखी थी। आप सच कह रहे हैं ना अहमद, आप कहीं नहीं जाएंगे ना मुझे छोड़कर? प्लीज आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। वो एक बार फिर उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी कि आसाम के दिल में तकलीफ उठी। बस महा मेरी जान, अब आइंदा ऐसा मत कहना, उसके माथे पर लब रखते हुए हदायत कर रहा था। चलो शाबाश, इधर आओ मेरे पास। वो पीछे हटे भी आंसू साफ कर रही थी जब उसके पास ही बेड पर जगह बनाते उसे अपने हिसार में ले चुका था। अगर मैं सुबह सोकर उठी तो आप गायब हो जाएंगे ना, वो बेबसी से कह रही थी। हसाम को उसकी मासूमियत पर टूट कर पह रहा है। मैंने कहा ना, अब कहीं नहीं जा रहा, बस 2 दिन का मेरा काम है, वो यार है कभी पूरा कर सकता। शाबाश, इधर आओ मेरे पास। वो इसका सर अपने सीने पर लगता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अब मंजर ये था कि बेड पर दाएं जानिब हिसाम लेटा और उसके सीने पर माही ने सर रखा था और माही की दाएं जानिब जरीन गहरी नींद सो रही थी। हसन अब उन दोनों पर ब्लैंकेट ठीक कर रहा था और माही को अपने आप पर सुकून सरायत करता हुआ महसूस हो रहा था। उसने शुक्र की सांस ली। उसकी जिंदगी के अंधेरे खत्म हो गए थे। उसका इश्क उसके उसके पास वापस आ चुका था। ये इश्क की कैदी थी जो वापस उस कैदी को उसके पास ले आई थी। माही ने मजबूती से अभी तक हसाम की शर्ट को कॉलर से पकड़ रखा था और इसी तरह वो सो गई। शायद उसे डर था कि कहीं उसकी सोने के बाद हसाम कहीं चला ना जाए। हसाम उसे इस कदर बचपने पर मुस्कुरा दिया, एक बार फिर उसके माथे पर लब रखे और फिर खुद भी वो आंखें बंद कर गया।